नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम था भारत का इतिहास। और इस बुक का हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे। और ये जो वीडियो है ये अध्याय 2 का पार्ट 6 है। इससे पहले वाला हमने पढ़ लिया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। तो अगर आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो दूसरा अध्याय है ये 15 नंबर का है। ठीक है, एग्ज़ाम में इससे 15 नंबर के सवाल आएंगे, तो ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हर्षकालीन भारत। इससे पहले वाला पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है, अभी तक नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें। तो हर्षकालीन भारत पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। तो गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ, फिर हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्मन इस वंश का चौथा शासक था। तो हर्षचरित पुस्तक का नाम है। इसके अनुसार जो प्रभाकर वर्मन था वह इस वंश का चौथा शासक था। कौन सा वंश? तो पुष्यभूति वंश। ठीक है। उसके पश्चात हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। वह 647 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो हर्ष की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज थी। अब है हर्ष की विजय एवं साम्राज्य विस्तार। हर्ष ने कौन से युद्ध किए और किन युद्धों में विजय प्राप्त की, उन युद्धों को पढ़ेंगे तथा उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हर्षवर्धन के साम्राज्य की वास्तविक जानकारी उसके अभिलेखों, हर्षचरित तथा ह्वेंसांग के विवरणों से प्राप्त होती है। अभिलेख तो आपको मालूम है, हर्षवर्धन के अभिलेख भी हमने पहले पढ़े। हर्षचरित्र तो ये पुस्तक का नाम है। ठीक है। ह्वेंसांग जो यात्री था, चीनी यात्री, जो हर्षवर्धन के काल में आया था, और उसने जो वर्णन लिखा है उसमें हर्षवर्धन का भी वर्णन है, जिससे हमें हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की एवं साम्राज्य का विस्तार किया। ह्वेंसांग, यहाँ पर ह्वेंसांग है, उसके पंच भारत की विजय का उल्लेख करता है। जो ह्वेंसांग है यहाँ पर, वह जो हर्ष की जो पंच भारत की विजय है उसका उल्लेख भी करता है। आगे हैं, हर्ष 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम बंगाल के गोंडों के विरुद्ध कार्यवाही की। गोंड जाति हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की। क्या की है? ये बंगाल की समय कार्यवाही की। समय शशांक वहाँ का शासक था। मतलब जो कार्रवाई की के उस समय वहाँ का शासक, यहाँ पर उस समय, तो उस समय वहाँ का शासक शशांक था। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ समझौता किया, जिससे गोंड नरेश शशांक को सीमित कर दिया। हर्ष ने 530 ईस्वी से 633 ईस्वी के बीच वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को पराजित किया, जो चालुक्यों से युद्ध का पूर्व चरण था। आगे, बाद में हर्ष ने वल्लभी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हर्ष व पुलकेशिर द्वितीय महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया। दोनों राज्य की सीमाएं निकट होने के कारण उनके बीच युद्ध को अनिवार्य बना दिया। तो दोनों राजा महत्वाकांक्षी थे, अपने साम्राज्य के विस्तार करना चाहते थे अपने साम्राज्य का। तो और उन दोनों राजाओं का जो साम्राज्य था उनकी सीमा भी एक दूसरे से लगती थी, तो अब उनके मध्य युद्ध होना तय था। ठीक है। तो युद्ध को
अनिवार्य बना दिया। ये युद्ध संभवतः 630 से 634 ईस्वी के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुआ। ठीक है, ह्वेंसांग, ये वेंगसांग की जगह आप ह्वेंसांग पढ़ना। ह्वेंसांग तथा पुलकेशियर द्वितीय, पुलकेशियर द्वितीय की एल्होर प्रशस्ति इस युद्ध में हर्ष की असफलता का उल्लेख करती है। तो इस युद्ध में हर्षवर्धन असफल हुए। अब हर्ष का धर्म व ज्ञान के संरक्षण के रूप में मूल्यांकन। हर्ष कौन से धर्म का था, किस प्रकार का ज्ञान था और किस प्रकार उन्होंने धर्म का संरक्षण किया, तो उसका हम टोटल सब कुछ मिलाकर मूल्यांकन देखेंगे। हर्ष एक महान सेनापति, कला, साहित्य व धर्म का संरक्षण था। वह राजस्व का आधा भाग धर्म, शिक्षा, साहित्य के संरक्षण हेतु व्यय करता था। हर्ष प्रारंभ में शैव था, यानी कि शिव को मानने वाला। तत्पश्चात वह महायान बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ। महायान बौद्ध धर्म आपको हमने पहले पढ़ाया है कि बौद्ध धर्म के दो भाग हो गए थे। पहला तो था महायान और दूसरा था हीनयान। ठीक है, तो जो हर्ष था वह महायान बौद्ध धर्म का प्रवर्तक था। ठीक है, इन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए हर्ष ने कन्नौज में 643 ईस्वी में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन कराया। तो कन्नौज में हर्षवर्धन ने आयोजन करवाया समिति का, कन्नौज समिति तक। इसमें बौद्ध, ब्राह्मण, जैन व नालंदा के विद्वानों ने भाग लिया। नालंदा के विद्वान, तो आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आपने पिछली वीडियो में नालंदा के बारे में भी पढ़ा था। तो नालंदा के विद्वानों ने यहाँ पर भाग लिया। हर्ष राजस्व का चौथा हिस्सा धर्म के लिए व्यय करता था। ठीक है, इसके प्रश्य से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। प्रयाग व कन्नौज आदि सभाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मावलंबियों को एक जगह आकर धार्मिक सहिष्णु एवं सामाजिक एकता का सूत्रपात किया। अब है कन्नौज सभा। तो कन्नौज सभा 643 ईस्वी में हर्ष ने कन्नौज में एक सभा का आयोजन करवाया। तो कन्नौज सभा का आयोजन किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा कन्नौज सभा का आयोजन हर्ष ने करवाया, हर्षवर्धन ने करवाया। ठीक है, सभा का उद्देश्य देश में बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए ह्वेंसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना। जो ह्वेंसांग था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ह्वेंसांग भी हर्षवर्धन के समय यहाँ पर आया हुआ था। तो उसी के लिए ये जो कन्नौज सभा का आयोजन किया गया ताकि ह्वेंसांग से कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे भारत में भी बौद्ध धर्म विकसित हो सके। तो इसी का उनकी उपस्थिति का लाभ उठाया। बहुत से शासक इस सभा में सम्मिलित नहीं हुए। उसमें 3000 महायान बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण व नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान भाग लेने के लिए आए। ठीक है, अब आगे है हर्ष ने ह्वेंसांग का नाम सभापति पद के लिए प्रस्तावित किया। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो कन्नौज सभा का आयोजन हो रहा था उसमें हर्षवर्धन ने ह्वेंसांग का नाम आगे प्रस्तावित किया कि इसको सभापति बनाया जाए, और महायान संबंधी एक विषय को वाद विवाद के लिए निर्धारित कर दिया गया। यानी कि अब सभा होनी है तो हम किस विषय में चर्चा करेंगे, तो उसके लिए विषय लिया गया, महायान संबंधी विषय लिया गया। ठीक है, ये सभा 23 दिन तक चली और इसमें महायान का प्रचार किया गया। गंगा के तट पर स्थित विशाल विहार को इसी अवसर के लिए बनाया गया था। तो गंगा के तट के स्थित जो तट के ऊपर स्थित जो विशाल विहार था उसमें कन्नौज का सभा का आयोजन हुआ। आगे है राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रख दी गई। उसी प्रकार की किंतु उससे छोटी 3 फुट ऊंची मूर्ति को रोज जुलूस में उठाया जाता था, जिसमें 20 राजा और 300 हाथी होते थे। छत्रों को स्वयं हर्ष उठाता था। आगे बढ़ते हुए हर्ष चारा और मोती, सुनहरी फूल और अन्य कीमती चीज़ें बिखेरता जाता था। तो एक
जिसे आप बोलते हो कि सभा का आयोजन होता था तो वहाँ पर जुलूस निकाला गया। हर्ष ने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोया और अपने कंधों पर उठाकर पश्चिम स्तंभ तक ले गया। वहाँ से उसने हीरो से जुड़े हुए हजारों रेशमी वस्त्र उसे अर्पित किए। अस्थायी विहार विशेष रूप से इसी अवसर के लिए बनाया गया था। हर्ष के संरक्षण तथा प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। उसने बौद्ध विहारों एवं स्तूपों का निर्माण कराया तथा दान दिया। अब है कंदों सभा तो पढ़ ली, अब है प्रयाग सभा। 643 ईस्वी में हर्ष ने प्रयाग में एक और सभा मोक्ष परिषद का आयोजन किया। हर्ष पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभाएं आयोजित करता रहा। 643 ईस्वी की सभा छठी सभा थी। ये सभा रेत पर की गई थी जहाँ गंगा और यमुना मिलती है। सभा में हर्ष और हैंगसांग के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया। उस अवसर पर लगभग कितने लोग शामिल हुए? 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक है, आगे उसके निवास तथा भोजन के लिए विशेष प्रबंध किया गया। जो सभी यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए तो उनके भोजन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। आगे है प्रयाग में किए गए कार्यों के संबंध में पहले दिन एक बुद्ध मूर्ति रखी गई और लोगों में असंख्य वस्त्र तथा बहुमूल्य वस्त्र बांटे गए। दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। उसके अगले दिन ब्राह्मणों को दान दिया गया। जैन धर्म तथा अन्य धर्मों के अवलंबियों को 10 दिन दान दिया गया। सुदूर देशों से के तपस्वियों को कई दिनों तक दान दिया गया। अगले 1 महीने से निर्धन, अनाथ और दिव्यांगों लोगों को सहायता दी गई। ये सब 75 दिन में संपन्न हुआ, यानी कि जो सभा थी वो 75 दिन तक चली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।